Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to this journey extraordinary. I जय सिंह राजपूत यूपीएससी सीडीएस ऑल इंडिया रैंक वन. सो कल आपका सीएपीएफ का एग्जाम था एंड लिटरली इट वाज वेरी टफ बिकॉज यू नो कि क्वेश्चंस का जो लेवल था स्पेशली जो साइंस के अंदर था या फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में पूछा गया वो काफ़ी डिफरेंट था. एंड उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इसमें क्योंकि यू नो नेक्स्ट आपका सीडीएस एग्जाम आ रहा है तो सीडीएस वाले एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं बीच-बीच में बताऊँगा, साथ में आपको क्वेश्चंस दिखाऊँगा. एंड यू मेनी ए टाइम्स यू आस्क कि सर करंट अफेयर जो आप पढ़ा रहे हो वो इनफ है कि इनफ नहीं है. वो मैं अभी आपको शो कर दूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखाऊँगा, कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना? और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं बताऊँगा. कैसा पेपर आ सकता है क्योंकि देखो यही क्लैरिटी देगा कि आपको अब नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करना है. एंड वही आपको बाकी एस्पिरेंट से अलग रखेगा, है ना? देखो यार स्ट्रेटेजी से चलना एंड क्लियर माइंडसेट से चलना बहुत जरूरी है तो सीएपीएफ वालों से ज़्यादा ये सीडीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है. ओके. बाकी सीएपीएफ वाले देखना कि पढ़ाए पढ़ाए वैसे मेरे कितने क्वेश्चन आए. मैं वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एकदम एग्जैक्ट है डायरेक्ट है, ठीक है ना? ओके. एंड लास्ट में अपन बात करेंगे कि भाई क्या आपके मतलब क्या अप्रोच आपको लेनी चाहिए और बीच बीच में भी समझाते चलूंगा तो नोट डाउन करना. देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन देखो सबसे पहला ही है SB 64 क्या चीज़ है ना? तो ये देखो ये सब्सिडरी बॉडी है यूएनएफसीसी की. आपकी क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली, देखो मैंने करवाया था जून करंट अफेयर्स में करवाया है. तो देखो एग्जाम के जस्ट एक महीने वाले से करंट अफेयर आपसे पूछा है. यूएनएफसीसी का 64 सेशन है ऑफ सब्सिडरी बॉडीज, है ना? वही 64 सेशन ऑफ द सब्सिडरी बॉडी. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एकदम डायरेक्ट है. ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा वर्ड एसोसिएशन हो रहा है. काफ़ी चैनल्स आपको ऐसे दिखाएंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा दिया है, बट जो स्टेटमेंट में पूछा है वैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा कवर करता ना तो जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं वो सारे के सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, बट वही है ना भाई कि आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को तो फिर वो क्या ही पढ़ाया. जैसे कि ये सेकंड वाला देखो, है ना? आपको बोला है कि इंडिया की रैंक थर्ड है ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2026 की जो रिपोर्ट आई थी, तो ये देखो मैंने करवा रखा आपको. ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है, ये देखिए यहाँ पे कि भाई जो इंडिया की आपकी रैंक है ना? इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली. इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड है ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आफ्टर चाइना एंड यूएस रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक 2026. और एक अलग से भी मैंने करंट अफेयर करवाया था ये, ठीक है? दूसरा देखो फोर्थ है ग्लोबली इन ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड टर्बाइन कैपेसिटी. तो विंड टर्बाइन की भी मैंने बात की थी, विंड पावर कैपेसिटी में अपन क्या है, फोर्थ है ग्लोबली, तो ये भी सही है. तो ये देखो मैंने दोनों करंट अफेयर्स में आपको कवर करवा रखे हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल जीके स्क्रिप्ट के बारे में. ऑल जीके स्क्रिप्ट को देखो आपके सेंटिनरी मतलब 100 साल हो गए थे इसीलिए इनोग्रेट किया गया, और यहाँ पे लिखा है कि 200 ईयर्स हो गए थे, तो ये पहला गलत है. दूसरा बोला है कि ये स्पेसिफिकली फॉर संथली लैंग्वेज है, और यहाँ पे भी लिखा है इट हैज़ बीन यूज फॉर दी संथली लैंग्वेज, तो ये सही है. तो जो डायरेक्ट आए हैं वही करंट अफेयर दिखा रहा हूँ मैं आपको. देखो तीन तो मैंने करंट अफेयर ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं, अभी और दिखाऊंगा. ये वाला देखिए, जैसे कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 and 4 बीइंग सेटअप रशियन फेडरेशन के अंडर एंड 586 बिटवीन यूएस. अब ऐसा तो देखो यार कॉमन सेंस है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, है ना? क्योंकि दोनों की ही बनती है, तो एक एक ही प्रोजेक्ट में दोनों कैसे हो सकते हैं, राइट? एंड ये करंट अफेयर में भी कवर किया था अपन ने कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है 5 and 6 यूनिट, ये रशियन फेडरेशन के अंडर हो रही है ना? तो 5 और 6 देखो रशियन फेडरेशन के अंडर हो रही है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो फर्स्ट अपना सही हो जाएगा, राइट? शांति एक्ट याद करो, आपके एफकेट के अंदर भी आया था, मैंने पढ़ाया था कि शांति एक्ट किससे रिलेटेड है भाई. ये आपके प्राइवेट सेक्टर संभालेंगे, पावर जनरेशन वगैरह हो गए, है ना? आपके पावर ऑपरेशंस हो गए, इक्विपमेंट आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गए, तो तीनों चीज़ कर सकते हैं. तो ये भी देखो अपन ने पढ़ा था अच्छे से, इसको मैंने समझाया भी था बिल्कुल अच्छे से आपको. इसके अलावा देखो डिफेंस क्लास से एक क्वेश्चन आया ही है ना? एक ही पूछा इन्होंने. डिफेंस से काफ़ी कम पूछा, बट वो टाइप फील के CDS एनडी में तो आएगा. लिमिटेड 2026 ये एक्सरसाइज इंडिया सेचिल्स के बीच में हुई है, तो मैंने पढ़ा है कि ये किसके बीच में है भाई. देखो सेचिल्स है ना, जो एक्सरसाइज हुई है सेचिल्स के साथ ही हुई है, तो पहला सही है. दूसरा बोला डस्लिक इंडिया और अजरबैजान के बीच में है, और मैंने पढ़ा है डस्लिक उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो ये दूसरा गलत. साइक्लोन फॉर इंडिया एंड इसराइल, इसराइल के साथ नहीं भाई, इजिप्ट के साथ, है ना? इजिप्ट के साथ हुई है, तो ये भी गलत. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. अभी तक देखो 9 क्वेश्चन हुए, उसमें से 6 डायरेक्ट करंट अफेयर मैंने दिखा दिए हैं. ये देखो सातवां करंट अफेयर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में, इवन ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं देखो. मुंडियल डो क्यूजो डो ब्राज़ील 2026 ये कंपटीशन हुआ था, और मैंने बताया भी था कि देखो भाई चीज़ वगैरह का भी कंपटीशन हो रहा है ना. तो ये कंपटीशन हुआ था देखो किस चीज़ के लिए, कंपटीशन फॉर चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है. दूसरा भारत ने इसमें देखो आपके 4 मेडल जीते हैं, 4 इंडियन प्रोडक्ट्स वॉन मेडल्स, 4 मेडल्स एट दिस कंपटीशन, तो ये भी सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, राइट?
नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए मैंने स्टील सेक्टर करवाया था और मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो गया भाई, इट बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। भारत आपका सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया। और यहाँ पे पूछा है इंडिया स्टेट्स एट नंबर वन एट ग्लोबल लेवल इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, कौन से आइटम आपके नंबर वन है भारत प्रोडक्शन के अंदर। तो देखो स्टील के अंदर तो है नहीं, तो दो होगा नहीं, ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट, तो आंसर यहीं से आ गया। बाकी देखो वीट भी मैंने पढ़ा रखा आपको, सेकेंड लार्जेस्ट है इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो करंट अफेयर से आए। अब ये भी देखो करंट अफेयर्स में मैंने करवा रखा था, LFPR वगैरह रिपोर्ट वगैरह कवर कर रखे थे और इसके ये फैक्टर्स भी कवर कर रखे थे। बाकी देखो मैंने आपके बैच के अंदर भी पढ़ाया था कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। और मैंने पढ़ाया वर्क पॉपुलेशन रेशियो होता है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, ना कि अनएम्प्लॉयड। तो दूसरा देखो गलत होगा तो ये एलिमिनेट। ठीक है, बाकी देखो पहला तो सही होना ही होना है फिर, क्योंकि दोनों में ही आ रहा है राइट। 3 रहता है, 3 भी देखो अपन ने मैंने रिपोर्ट के अंदर पढ़ाया था, दूसरे वाला स्क्रीनशॉट अटैच करना मैं भूल गया। LFPR रिपोर्ट आती है, ये एनुअल रिपोर्ट आती है राइट। और एनुअल रिपोर्ट होती है तो लास्ट 365 डेज का ये डेटा क्या करता है, कैप्चर करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो और दिखाता हूँ, अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन दिखा दिए हैं करंट अफेयर्स के, स्टार्टिंग 12 में से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन, ये भी देखो आपके क्वेश्चन नंबर वैसे 10 है। पूछा ऑरेंज इकोनॉमी, देखो ऑरेंज इकोनॉमी भी मैंने करवा रखा है, इसको क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं, है ना। आपकी किसने ये टर्म आपके कॉइन की थी, ये सब भी मैंने बताया था, कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि फिल्म, टेलीविजन, लाइव एंटरटेनमेंट वगैरह, ये है ना, कॉन्सर्ट्स वगैरह। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिंक टू क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट जनरेट इनकम एंड जॉब्स, राइट। तो यही अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, अब ये तो PYQ है, CAPF का PYQ है। ठीक है, पहले भी पूछ रखा है, और ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भारत ने जो टारगेट्स रखे थे COP 2026 में, पंचामृत, काफ़ी बार आप सुनते हो इसको कि भारत का नेट जीरो का एमिशन का टारगेट 2070 है, बट यहाँ पे 2047 लिख रखा है, तो यही तो गलत है राइट। बाकी ये भी देखो मैंने कन्वेंशन वाली क्लास में करवा रखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास मेरी हमेशा करके जाया करो, है ना। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें बोला है कि इट वॉज लॉन्च्ड इन 2007। ठीक है, दूसरा बोला है भारत की रैंक 81st आ गई है, 38th रैंक इन 2025 से, 2015 के अंदर 81st थी। इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तीनों आपके क्या है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है इस इंडेक्स के अंदर, टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज है। फ्रांस, जर्मनी और यूएस आपके अमेरिका क्या है, टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज है। देखो टॉप 3 तो मैंने स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए बताया, तो लास्ट वाला तो कैंसिल, तो ये एलिमिनेट। ठीक है, दूसरा देखो मैंने पढ़ाया आपको कि इंडिया के रैंक 38th पोजीशन आ गई है, बिग लीप फ्रॉम 81st, तो ये भी देखो सही है। अब तीसरा देखो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 2007 में ये लॉन्च हुआ, ये भी सही है, देखो 2007 में लॉन्च हुआ। बट ये कॉमन सेंस का है कि क्या बांग्लादेश, इंडिया एंड इंडोनेशिया, क्या ये 3 इनोवेशन आपकी इकोनॉमीज है इन लोअर मिडिल इनकम, क्या इंडिया और बांग्लादेश एक सिमिलर इनकम के अंदर आते हैं, नहीं आते हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी हाल में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा दूसरा एलिमिनेट होगा, तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा भाई, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने डिटेल वाले क्वेश्चंस भी आए हैं, अभी तक 12 दिखा दिए मैंने, ठीक है ना। इसमें से देखो करंट अफेयर के कितने आपके 10 आ चुके हैं, और भी दिखाऊंगा आगे। फिर देखो ये आपके वेज एंड मीन्स एडवांसेस से आए, इसका मैंने बताया था कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस में आपकी क्या करती है, गवर्नमेंट वगैरह शॉर्ट टर्म लोन लेती है, FRBM एक्ट में पढ़ाया था मैंने आपको बैच के अंदर, राइट। और यहाँ पे बोला लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म लोन तो होते नहीं है भाई, शॉर्ट टर्म होते हैं। बाकी देखो ये दोनों एकदम अपोजिट है, तो इससे भी आप आंसर कर सकते थे, एक तो एक गलत होता ही। तो वन अगर रोंग है तो ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट, आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला इग्नोर करना भाई, इसका मैंने गलत थोड़ा स्क्रीनशॉट लग गया तो उसके कारण इग्नोर करना इसको, ठीक है। हालांकि ये मैंने पढ़ा है बट लीव इट, है ना, ऐसा मानो नहीं पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, व्हाट आई फील दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, आपको यूनियन बजट 2026 के हाईलाइट पूछिए, और ये हाईलाइट मैंने इवन बैच के अंदर पढ़ाई थी, ये देखो ये सब पढ़ा रखा है मैंने बैच में, है ना। बैच वाले बच्चों को पता है, क्योंकि ये हाईलाइट से पहले आपके सीडीज में भी क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने पढ़ाया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, कितना परसेंटेज है, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह आपका कितना है। टैक्स रिसीट्स की मैंने बात की थी, है ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स देखो 2026-27 में, और इसमें भी आपके क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा रहा है, जीडीपी का काफ़ी परसेंटेज है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लेस देन, तो ये दूसरा तो हो नहीं सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तीसरा देखो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लोअर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब देखो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इफेक्टिव कैपेक्स जिसको बोलते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा है देखो, है ना, सबसे ज़्यादा यही रहता है आपकी 4.4% ऐसे समथिंग है। एंड वहीं अगर अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये टेबल कट हो गया है, इसके नीचे आ गया है, राइट, इसके नीचे आ गया है भाई, जस्ट अ मिनट। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको टर्म भी समझाई थी। अब देखो यहाँ पे ये परसेंटेज मिस हो रहा है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है ना, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। तो ये उससे तो ज़्यादा है भाई, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो 3 भी नहीं होगा, है ना, 3 भी आपका क्या हो गया भाई, एलिमिनेट हो गया। अब 3 तो देखो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। बाकी देखो आपकी द ग्रोस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 11.2% ऑफ द जीडीपी। अब ये स्टेटमेंट भी मतलब एग्जैक्ट तो मैंने नहीं करवाया, तो इसलिए देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि मैंने नहीं पढ़ा है, बट देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ऐसा सीडीएस में पहले भी पूछा गया है, राइट। तो अब यूनियन बजट से वो सिंपल वाले मुझे नहीं लगता भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, जो वर्ड एसोसिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें डिफिकल्ट हो जाता है कि 1 होगा कि 4 होगा कि 1 4 होगा, तीनों ऑप्शन रहते हैं, एक एलिमिनेशन से आपका देखो काम नहीं बना इसके अंदर, राइट। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, फाइन। फिर देखो नेक्स्ट वाला, ये तो एकदम अच्छे से भाई मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा रखा आपको, डांडी मार्च, चोरा चोरी चोरी चोरा इंसिडेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, चंपारण सत्याग्रह, अर्लीस्ट कौन सा हुआ। तो सभी के देखो डेट वगैरह मैंने लिखवा रखी है आपको, है ना, डांडी मार्च कब हुआ आपके, राइट, 6 अप्रैल, ये 1930 के राउंड हुआ था, राइट। एंड ये आपकी चंपारण सत्याग्रह 1917, वही पार्टीशन ऑफ बंगाल से सब कुछ स्टार्ट हुआ था 1905। तो ये तो ईजी था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन मैंने करवा रखा है बैच के अंदर, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इवन वन शॉट के अंदर भी करवा रखा है, ये भी यूट्यूब पे करवा रखा है, ये भी यूट्यूब पे करवा रखा है इवन, ठीक है। कि जैसे कि 102 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 102, ये किससे रिलेटेड था, एनसीबीसी से रिलेटेड था, ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ए का 1 होगा तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ठीक है। दूसरा देखो आपकी 104 किससे रिलेटेड था, ये दो एंग्लो इंडियंस थे, इनको रिमूव करने का था लोकसभा, है ना। तो 104, ये रहा 104, इसमें क्या कर किया अपन ने, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली से एंग्लो इंडियंस को रिमूव किया। तो सी का देखो क्या होगा, 2 होगा। अब सी का देखो अगर 2 होगा तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी देखो ये वुमेन वाला भी मैंने करवा रखा आपको, ठीक है। फिर देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये मैंने आपको अगेन करंट अफेयर्स में करवा रखा है। अब देखो ये करंट अफेयर का आई थिंक 11वां या 12वां क्वेश्चन है, आप काउंट कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। हालांकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट मैंने करंट अफेयर में कवर करवाया था, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने कवर करवाया था। तो ये जो पीआईएल है, पीआईएल की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द लिटिगेशन फाइल्ड बाय ए पार्टी विदाउट एनी लोकस स्टैंडाई। जबकि यहाँ पे क्या बोला है, इट एडियर्स टू द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई, और मैंने बोला विदाउट, और यहाँ पे बोला लोकस स्टैंडाई की रिक्वायरमेंट है, तो 1 एलिमिनेट। तो ये दो तो देखो ऑप्शन गए। अब देखो 2 3 होगा या 3 होगा, तो 3 तो मतलब रीड करने की जरूरत ही नहीं है, कंफर्म सही है, दूसरे पे चांस लेना पड़ेगा अब आपको। लेटर्स टू द जजेस में बी ट्रीटेड एज पेटिशंस। अब अगर आपको आइडिया है ना थोड़ा पीआईएल का, मैंने आपको बैच में ही पढ़ाया कि पीआईएल क्या होता है ना। पीआईएल में मैंने पढ़ाया था, इसमें क्या होता है भाई, कोई भी मतलब फाइल कर सकता है आपकी, राइट, किसी और के मतलब, या फिर कोई कोई कम्युनिटी के लिए आपको क्या लेना है भाई, जस्टिस लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी जगह पे फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, ओके। तो ये लेटेस्ट टू द जजेस की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए ये वाला, अब ये वाला देखिए जरा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, है ना, इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, इनका इलेक्शन क्या होता है ये भी मैंने समझाया था, अच्छे से सिखाया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम वगैरह का यूज़ नहीं होता है ना। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ही ऑप्शंस होते हैं, पहला मतलब 4 कैंडिडेट होते हैं, उन चारों में से एक को सिलेक्ट करो, नोटा जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या बोला है, द प्रोविजन ऑफ नोटा आर अप्लीकेबल, नहीं, नोटा जैसा कोई इसमें आपका नहीं होता है। 1 तो देखो कन्फर्म सही है। द कन्वेंशन, द सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और द सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा इज द अपॉइंटेड एज रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन। अब देखो ये नहीं भी पता होता तो भी आप कर सकते थे। मेंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश, हाँ अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रल कॉलेज में मैंने पढ़ाया था, जिसमें मेंबर्स होते हैं आपके, है ना, इलेक्टेड भी होते हैं, नॉन इलेक्टेड भी होते हैं, वो वोट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, विप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 20,
जोनल कौंसिल अच्छे से पढ़ा है मैंने। नॉर्थ ईस्टर्न कौंसिल के बारे में पूछा है भाई, है ना। जैसे द कौंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो मैंने पढ़ा है आपको, सेपरेट एक्ट बाय पार्लियामेंट 1971 से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, राइट। ओके। एंड इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं। मणिपुर वॉज एडेड एज द 8th मेंबर स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसमें मेंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 आपके इसमें मेंबर है, ठीक है। इसमें देखो और क्या क्या लिखा आपके। अब जोनल काउंसिल के बारे में मैंने बताया, इसमें होम मिनिस्टर होता है, सीएम ऑफ ऑल स्टेट होता है जो इनके अंदर 2 अदर मिनिस्टर होते हैं फ्रॉम ईच स्टेट, है ना। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ 8 नॉर्दर्न, सॉरी, द काउंसिल इज नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड होती है ये, राइट। होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, ओके। तो वही सब चीज़ें देखो आपके एग्जाम में पूछी गई जो मैंने बैच के अंदर आपको पढ़ाई थी। इवन ये वाला केस वाला भी देख लो आप, है ना। मैंने मेनका गांधी केस आपको पढ़ा रखा है, मेनका गांधी केस, काफ़ी केसेस पढ़ा रखे हैं मैंने। ये फ्रीडम टू गो अब्रोड से रिलेटेड था, राइट। तो इसमें देखो ये वेदर राइट टू गो टू अब्रोड तो 3 का देखो 4 होगा। अब सॉरी, सी का देखो 4 होगा, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। एक के गोपालन भी मैंने पढ़ा रखा आपको, स्टेट ऑफ मद्रास के साथ हुआ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। ये देखो वेदर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ए का 1 होगा। अब ए का 1 होगा तो ये आपका आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन देख लो चाहे। अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे, आपको स्टेटमेंट अजीबो गरीब दे रखे हैं, बट एक ऑप्शन आप मतलब रिकॉल कर ले रहे हो ना, तो भी आपका आंसर निकल जा रहा है। जैसे कि नेचर ऑफ फीटल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट, करेक्ट पूछा आपसे। जैसे इसका लास्ट स्टेटमेंट ही मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये बाकी मैंने ऐड नहीं किए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फॉलोड द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टिंग रेजिडुअल पावर। जबकि रेजिडुअल पावर अपन ने कहाँ से लिए, कनाडा से लिए, वहीं से अपन ने डिसाइड किया कि कैसे होगा। तो देखो 3 आपका कंफर्म गलत है, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, यहीं से देखो आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत थे। अब देखो वीबी जी राम जी, अगेन देखो करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन नंबर 13 करंट अफेयर्स से। वीबी जी राम जी एक्ट हुआ था 2025। ये अब देखो काफ़ी लोग दिखाएंगे कि हमने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, है ना। सब लोग झंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि मैंने पढ़ाया भाई, मैंने पढ़ाया है, देखो हमने पढ़ा दिया, वर्ड एसोसिएशन कर देंगे, ये रहा वीबी जी राम जी। बट इसको कंप्लीट तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है। अब इसका देखो स्टेटमेंट देखो इसमें कितने अजीब पूछे हैं। इट लिंक्स वेज एम्प्लॉयमेंट विद द ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 4 प्रायोरिटी एरियाज। इसमें ये नहीं बोला है कि भाई ये मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है, 125 डेज होंगे इसके अंदर, या फिर कितने दिन की छुट्टी रख सकते हैं, ये नहीं पूछा है इसमें, ठीक है ना। ओके, बट ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है आपको, देखो आ, इसमें आपके क्या होंगे भाई, 4 प्रायोरिटी थीम्स हो गए, वाटर सिक्योरिटी, कोर, रूरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल वर्क्स फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो पहला तो सही है। ऑल एसेट्स क्रिएटेड आर एग्रीगेटेड इनटू विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक। अब ये डायरेक्ट तो मैंने एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है आपको, बट ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएशन होंगे इसके अंदर, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो इस पे चांस ले सकते थे, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला। नाउ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको कॉमन सेंस से आंसर करना था। इसका एकदम एग्जैक्ट आपको वर्डिंग कहीं नहीं मिलेगा। बोला इनमें से बेसिक फीचर्स, ठीक है ना। बेसिक फीचर्स आपके कौन से हैं। तो बेसिक फीचर्स मैंने अच्छे से समझाया आपको, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। बेसिक फीचर्स ही आपके आर्टिकल 368 पे क्या लगाता है, थोड़ी पाबंदी लगाता है ना, लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर्स ऑफ आर्टिकल 368। तो 3 भी सही है। रूल ऑफ लॉ भी देखो बेसिक फीचर ही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको आप हटा नहीं सकते। फैक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी आपका बेसिक फीचर है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये तो। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा आपको, है ना। हाईएस्ट लोकेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में देखो तमिलनाडु के 18 है। बाकी आपके जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आपके कर्नाटका हो गया, है ना, कर्नाटका वगैरह, इनका क्या है भाई, काफ़ी कम है। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, राजस्थान भी नीचे ही मिलेगा, मैंने राजस्थान का भी करवा रखा है। तो सबसे ज़्यादा किसका भाई, तमिलनाडु की सीट्स है। फिर देखो ये वाला, ये भी मैंने करवा रखा है भाई। आर्टिकल 20(1) में आपके क्या क्या है, कंटेन्स अ प्रोविजन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, है ना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, है ना। कोई भी लेजिस्लेशन शेल नॉट बी कम्पिटेड टू मेक ए क्रिमिनल लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं लगा सकते हैं, तो ये भी अपन ने पढ़ा था। डबल जीओ पार्टी वगैरह, आपके रेट्रोस्पेक्टिव लॉज वगैरह नहीं लगा सकते हैं। एक ही मतलब सज़ा के लिए 2 बार, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं, या फिर नया कानून नहीं बना सकते उस टाइम, राइट। इसके बाद में ये वाला देखिए, अगेन करंट अफेयर्स भाई, कौन सा करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन नंबर 14। आप खुद देख लो करंट अफेयर्स से कितना है मेरे पढ़ाए हुए से। स्टेट ऑफ हॉर्मस, स्टेट ऑफ हॉर्मस मैंने आपको इवन
डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया है काफ़ी बार, ये पर्शियन गल्फ एंड ओमान गल्फ को क्या करता है, कनेक्ट करता है, वही है देखो। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ये मैंने इवन करंट अफेयर में भी कवर कर रखा है, अब मेरे को करंट अफेयर में सर्च करना पड़ता, बट एक मैंने आपको बैच के अंदर भी करवा रखा था, ये है ना, आपके लोकेशन वाली जो मैंने क्लास करवाई थी उसमें भी कवर करवा रखा है, वाईटी पे भी कवर करवा रखा है लोकेशन वाली क्लास के अंदर। ठीक है, और बाकी मैंने ये आपके काफ़ी बार करंट अफेयर में भी हाईलाइट किया कि भाई ये नेशंस आपके न्यूज़ में रहते हैं, इनके आपके बॉर्डरिंग नेशंस ध्यान रखो। जैसे इसराइल के आपके लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया करते हैं, तो इजिप्ट करता है, जॉर्डन करता है, सीरिया करता है और लेबनान भी करता है, तो चारों करते हैं, है ना। फिर देखो ये भी आपकी न्यूज़ में था। अब ये भी देखो करंट अफेयर है, ठीक है, ये आपका 15वां था, ये 16वां, 16। अब ये मैंने पार्शियली पढ़ाया, पूरा तो मैंने नहीं पढ़ाया, जैसे कैशम आइलैंड मैंने पढ़ा है आपको, है ना, क्योंकि ये न्यूज़ में था काफ़ी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपके सी पर्शियन गल्फ में, यहाँ पे लोकेटेड है। साथ में मैंने एक और बताया था आपको यहीं पे, कौन सा वाला भाई, जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि अभी तो ये थोड़ा छोटा है ना। खार्ग आइलैंड भी मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, ये भी यहाँ पे लोकेटेड है पर्शियन गल्फ में। तो फर्स्ट देखो सही है और फोर्थ आपका गलत है, तो दो तो सोल्व हो जाते हैं। अब 2T and 1 रहता है, ठीक है, तो आप थोड़ा चांस ले सकते थे, या तो 3 होगा या 2 होगा आंसर, एक तो क्योंकि कंफर्म सही है, तो आप दोनों में से एक पे किसी पे चांस ले सकते थे, इसका आंसर बी होगा। तो पार्शली तो मैंने पढ़ाया था ये। इसके बाद में साइक्लोन, साइक्लोन ये कॉमन सेंस से भी कर सकते थे वैसे तो। मोर साइक्लोन अकर इन द बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, मैंने पढ़ाया ये चीज़ आपको कि आपके बे ऑफ बंगाल में क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा आपके फॉर्म कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है, समझाया भी था क्लास के अंदर। एवरेज देखिए 12 से 15 आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं हर साल। अब आप भारत में रहते हो भाई, इतना तो पता ही है, आपने कभी सुना है कि 12 से 15 बार आपके साइक्लोन आ गए भारत में एक ही साल के अंदर? नहीं होता है ना भाई, तो दूसरा कंफर्म गलत है। तीसरा देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही मतलब कंटिन्यूसली अकर होते हैं, ये भी गलत है, राइट। ये शॉर्ट टर्म आपके इवेंट्स होते हैं, राइट। लेस एरिया एंड फॉर्म्स ओनली ओवर सी, है ना, ठीक है, फाइन। एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं ये आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। अगेन वही करंट अफेयर, ये कौन सा क्वेश्चन है करंट अफेयर का आपका, देखो 17वां क्वेश्चन है, देख लो आप खुद देख लो करंट अफेयर से कितना है ना। देखो ये करंट अफेयर भी बोल सकते हो थोड़ा सा, आपके एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा है, वहाँ से भी आया है। अब बोला है कि ज्योग्राफिकल फीचर बताओ, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। देखो मैंने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पढ़ाया था और यहाँ पे बताया था ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कंटेनर पोर्ट बनेगा, और मैंने आपको एक ही पोर्ट पढ़ाया हुआ है किसके अंदर, यहाँ पे अंडमान निकोबार में, दैट इज गैलेथिया बे, है ना। तो एक तो इसी से आंसर पता चल रहा था कि भाई ये गैलेथिया बे है। दूसरा देखो मलाक्का स्टेट के पास है, ये भी पढ़ाई हुई है, मलाक्का स्टेट कहाँ पे, लोकेशन क्लास में, है ना, आपकी इंडोनेशिया वगैरह के पास में। दूसरा देखो द रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर द एंडेंजर्ड लेदरबैक सी टर्टल। कोरल रीफ्स एंड सी ग्रास, अब देखो कोरल रीफ वगैरह कहाँ होती है, आपके निकोबार में होती है, वैसे तो सिर्फ उससे ही आंसर पता लग रहा था। अब अगेन ये देखो पीवाई क्यू पूछा आपसे, जियोग्राफी में मोस्टली पीवाई क्यूज वगैरह ही पूछे आपसे। जैसे ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, है ना। तो ग्रेट सर्कल क्या होते हैं भाई, लार्जेस्ट सर्कल होते हैं, देखो मैंने ग्रेट सर्कल आपको बताया था, है ना, लेंथियस लेटीट्यूड लार्जेस्ट वो सर्कल बन सकता है, ठीक है। तो ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ, है ना, अराउंड द अर्थ ड्रॉ कर सकते हो। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल टू हाफ्स, तो सीईपीएफ का पीवाई क्यू है ये। तो जीपीएस भी देखो ये पीवाई क्यू है सीईपीएफ का, ये भी मैंने, ये अगेन ये क्वेश्चन है ना, ये सारे मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, वन शॉट में, बैच में तो करवाए हैं, यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं ये। तो जीपीएस यूजेस सिग्नल फ्रॉम नेटवर्क सैटेलाइट्स डिटरमाइन ए पोजीशन ऑन अर्थ। अब नोट करेक्ट पूछा जीपीएस के बारे में, तो ये देखो ये करेक्ट था, मैंने पढ़ाया था कि स्टेटमेंट्स ध्यान रखना भाई, काम आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में। बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, है ना। एंड ये जो आपका जीपीएस होता है ये ट्राइंगुलेशन पे बेस्ड होता है, ये भी देखो अपन ने पढ़ा था। किस पे बेस्ड होता है भाई, इट इज़ बेस्ड ऑन दी सिस्टम ऑफ ट्राइंगुलेशन, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए, अगेन ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि भाई 34 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट पे कौन लोकेटेड है। ये अब मैंने आपको एक्सटेंशंस वगैरह पढ़ाए थे, है ना, ज्योग्राफी के अंदर एक्सटेंशंस के बेसिस पे मैंने बताया था लोकेशन पता लगा सकते हो, ये क्वेश्चन सोल्व किया था, वैसा क्वेश्चन ये है। क्योंकि देखो 92 डिग्री ईस्ट बता रहा है, अब देखो यहाँ पे 96 समथिंग होता है, 97.25 होता है, तो 92 यहाँ होगा, इस लाइन में कौन एग्जिस्ट करता है, अंडोमान निकोबार ही करता है, तो सिर्फ विजयपुरम उसकी नई कैपिटल है। ये अगेन पी वाई क्यू है भाई, सी डी एस का पी वाई क्यू है, राइट।
आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, है ना। तो ये किससे बने होते हैं? आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, सीरस वगैरह। फीदरी अपीरेंस होता है, देखो फीदर जैसे अपीरेंस होता है, ठीक है। फिर देखिए ये वाला, ये भी मैंने पढ़ा रखा है एकदम अच्छे से आपको, ठीक है। कि भाई अंडमान निकोबार के बारे में बताइए कौन सा सही है। 836 आइलैंड्स है, तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये रहा, 836 आइलैंड से मिलके बना है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इनको क्या करती है भाई? सेपरेट करती है। तो 10 डिग्री चैनल भी मैंने आपको पढ़ाई थी, 10 डिग्री चैनल। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो चौथा तो मतलब कंफर्म गलत है, ठीक है। द यूनियन टेरिटरी इज होम टू कोया, मालमी, मेलाचारी, अमिनी दिवी। अब ये मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको कवर किया कि कौन सी यहाँ पे ट्राइब होती है। और दूसरा देखो अमिनी डिवी थोड़ा एसोसिएट कर सकते थे भाई। एमिनी डिवी आपको कहाँ मिलेगा? लक्षद्वीप में मिलेगा, है ना। ये देखो ये रहा, तो वहाँ से भी वर्ड एसोसिएशन कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए ये वाला, कि भाई इनमें से कौन सी आपकी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना। जैसे कि सारावती हो गया, सारावती, शारावती हो गया आपका, मंडोवी हो गया, मंडोवी, है ना आपका। ये पेरियार हो गया, तो पेरियार, मंडोवी, ये दमन गंगा, ये सारी क्या आपकी इस वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। फिर पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पोर्ट्स। पोर्ट्स के बारे में मैंने पढ़ा है, देखो वैसे टोटल 13 पोर्ट्स हैं, है ना। बट इन्होंने पूछा ऑपरेशनल पोर्ट। अब जो 13वां पोर्ट है, इसके बारे में मैंने बताया कि ये अभी इन डेवलपमेंट है, अपकमिंग पोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा गैलेथिया वे में, है ना। ये 13वां मेजर पोर्ट होगा। बट इन्होंने ऑपरेशनल पूछा है, तो ऑपरेशनल तो देखो 12 ही है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखो ये पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया था, मेजर पोर्ट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जबकि माइनर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो देखो यही लिखा है, कंट्रोल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नॉन मेजर पोर्ट्स आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये भी आपको पता है पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है। अब ये वाला देखिए, ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स पूछ लिया, ये अगेन देखो कन्वेंशन वाली क्लास से पूछा है आपसे। आपको पूछा ये डेजर्टिफिकेशन, हीटिंग, रिवर्सिंग, डिग्रेडेशन, ये किससे रिलेटेड है। तो ये मैंने बोला है हमेशा, ये गोल्स याद रखो भाई, 13वां क्या गोल है, 15वां क्या गोल है ना। लैंड वगैरह से रिलेटेड है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन भी आपको पता है करंट अफेयर्स में मैंने कवर करवा रखा है, बट आई एनेबल टू फाइंड, क्योंकि 1 ईयर का करंट अफेयर्स पूछता है ना, तो मेरे पास उतनी पुरानी भी अभी फाइल्स नहीं है, तो मैं इसको ढूंढ नहीं पाया। बट ये मैंने करंट अफेयर्स में करवा रखा है। बाकी देखो मैंने ये यूट्रोफिकेशन आपको आपके बैच में भी करवाया था, बट ये सोल्वेबल कम था, ठीक है ना, अगर इस डेटा से बात करें। बट जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, जो आपके करंट अफेयर्स में कवर करवाया था, उसके हिसाब से ये सोल्वेबल था। तो करंट अफेयर से देखो काफ़ी टर्म्स यार पूछी जाती है, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है, राइट। ओके, यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एंटायर बॉडी ऑफ वाटर एनरिच हो जाती है मिनरल्स वगैरह से। तो दूसरा तो देखो कंफर्म सही है। बाकी यंग लेग्स में नहीं होता, ये ओल्ड लेग्स में होता है, ठीक है। ये देखो अगेन मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, एनवायरनमेंट की क्लास में पढ़ाया था बैच के अंदर। इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है? इन सितु कंजर्वेशन रेफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, राइट। इन situ conservation is the on-site conservation of genetic resources of natural population of plant और animal species, है ना। जैसे सैक्रेड ग्रोव्स हो गई आपकी। ओके, वही एक्स सितु क्या होते हैं भाई? एक्स सितु जैसे कि आपके बॉटनिकल गार्डन हो गए, आप कैप्टिव करके रखते हो, है ना, कैप्टिव करके रखते हो। सीड जीन बैंक्स वगैरह हो गए, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? एक्स सितु होते हैं। जैसे आपको बोला कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इन सितु कंजर्वेशन। तो तीसरा तो देखो कंफर्म गलत है, तीसरा गलत, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। पहला आपका एकदम सही है, नेचर रिजर्व्स आर एरिया स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये भी सही है, राइट। नेचर रिजर्व्स बने हुए हैं आपके। फिर देखो आपके नेक्स्ट आता है ये अगेन पी वाई क्यू। भाई पी वाई क्यू देखो काफ़ी पूछे गए हैं। ओजोन होल, ओजोन होल कहाँ मिलेगा? एंटार्क्टिका रीजन में मिलेगा, है ना। ये भी पढ़ा रखा है मैंने, बैच में भी पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। तो काफ़ी कंटेंट आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच से है, ये भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आर्टरीज के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? बोला है कि थिनेस्ट वॉल होती है इनकी, जबकि मैंने बोला है आर्टरीज की सबसे थिक वॉल होती है, थिक वॉल, है ना। वेन्स की होती है आपकी थिनेस्ट वॉल। जाइलम वेजल, अब ये जाइलम वेजल देखो यूट्यूब पे पढ़ा तो रखा है, बट जो इन्होंने जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा है वो मैंने बैच में पढ़ा रखा है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे कि वी डू थिंग्स फॉर रिवीजन, तो इतना भी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया था आपको। बोला है कौन सा करेक्ट नहीं है? जाइलम्स वेजल्स हैव लिग्निफाइड वॉल्स। तो देखो जाइलम की जो वेजल्स होती है, ये रहा जाइलम, तो वेजल की क्या होती है? लिग्निफाइड वॉल होती है, पहला सही है। फ्लोएम सीप ट्यूब, तो सॉरी वो थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, ओके।
तो यहाँ पे देखिए जाइलम वेजल वगैरह की बात करें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जाइलम वेजल्स हैव लिग्निफाइड वॉल्स, ये एकदम सही है। दूसरा देखो फ्लोएम सीव ट्यूब्स आर आइडेंटिकल टू जाइलम वेजल्स। अब देखो जो जाइलम वेजल्स होती है ये क्या होती है भाई, डेड सेल्स होती है, जबकि आपकी सीव ट्यूब्स होती है ये लाइव होती है। तो आइडेंटिकल कैसे है भाई, एकदम भी नहीं आइडेंटिकल, तो यही आपका क्या हो जाएगा, नोट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। अब बायोलॉजी जो आया था ना वो वोट आई फील कि यार पता नहीं क्या ही पूछ रखा था, काफ़ी टफ आया था। बायोलॉजी मुझे काफ़ी टफ लगा, ठीक है ना, लेवल काफ़ी अप किया इन्होंने, साइंस का काफ़ी अप किया है। तो सीडीएस वालों को एक बात बोलूँगा मैं कि भाई साइंस ना हो सकता है कि इस बार आपको सीडीएस में भी और ज़्यादा टफ देखने को मिले, मतलब हायर लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इस बार, ठीक है। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में बात करें तो इंसुलिन देखो क्या करता है, इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ए का देखो 4 होगा, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है ना, कैरीज ऑक्सीजन, तो बी का होगा 3। अब बी का देखो अगर 3 होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए, करेक्ट पूछा आपसे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अल्फा पार्टिकल इज 2। अल्फा पार्टिकल पढ़ाया मैंने, है ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ाया था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, मैंने बताया 0 होते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट है, ये बोल रहा है कि 2 होते हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल भी पढ़ाया मैंने, बीटा डीके के अंदर, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। आपसे पूछा इस पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, तो +2 चार्ज नहीं होता है, राइट। तो ये भी आपका गलत है, सॉरी ये वाला गलत है। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, कार्बन के ऊपर तो पूरा अपन ने चैप्टर पढ़ रखा है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है ये। तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन बी बचा है, यही होगा, ठीक है। ये वाला भी देखो PYQ एक, ये एनडीए का PYQ पूछा है रिसेंट का इन्होंने। जैसे पिगमेंट, एक्सटेंडर, थिनर, ड्रायर, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। जैसे जिंक ऑक्साइड होता है, ये क्या एक पिगमेंट है, तो जिंक ऑक्साइड पिगमेंट है। थिनर, थिनर की अगर बात करें तो आपके टर्पेंटिन हो गया, है ना, थिनर आपका टर्पेंटिन हो गया। ड्रायर आपका नेप्थेनेट हो गया, ठीक है, ड्रायर भी पढ़ा रखा है मैंने, ड्रायर क्या होता है, नेप्थेनेट हो गया, तो सब पढ़ा रखे हैं ये, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं आपको कौन से है भाई, ठीक है। जैसे कि आपकी ये हाइड्रो पावर वाले जितने भी है, टाइडल, वेव, ओशन, ये सारे रिन्यूएबल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल तो सभी को पता है नॉन रिन्यूएबल है ना, कहाँ गया फॉसिल फ्यूल, ये रहा नॉन रिन्यूएबल, तो ये तो कंफर्म गलत होगा। बायोफ्यूल देखो, बायोमास, बायोगैस, ये बायोफ्यूल आपका क्या है, रिन्यूएबल है। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी में रिलीज यूज होता है, नॉन रिन्यूएबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 4। फिर ये वाला देखिए 107, इवन ये भी मैंने पढ़ा रखा है क्योंकि PYQ में है, इसलिए मैंने बैच में अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, सीटेन नंबर के बारे में। ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर के बारे में बोला है। सीटेन नंबर इज यूज फॉर गैसोलीन। अब मैंने पढ़ा है गैसोलीन के लिए ऑक्टेन नंबर यूज होता है, ना कि सीटेन नंबर। और डीजल के लिए सीटेन यूज होता है, तो पहला तो गलत। ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेक्साडेकेन, देखिए एन हेक्साडेकेन ये क्या है, सीटेन नंबर होता है इसका, क्योंकि सीटेन के अंदर आता है ना कि ऑक्टेन के अंदर, तो ये भी गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर बोला कौन सा आपकी यूज नहीं होता, प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हाइड्रोजन गैस की बात करें तो वाटर गैस स्टीम भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, देखो इसमें भी हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में भी हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है। तो दो तो देखो यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं आपके। अब दो रहते, दो पे आप चांस ले सकते थे, राइट, दो पे आप क्या ले सकते थे, चांस ले सकते थे। इसके अलावा देखो ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने आपको अच्छे से निकालना सिखाया बैच के अंदर, चार्ज आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, बिना चार्ज का कैसे सोल्व करना है, सारे सिखाए हुए हैं ये, ठीक है। ये भी आपका PYQ अगेन। सोनार जो है, सोनार में अल्ट्रासोनिक यूज़ होता है, राइट, क्या यूज़ होता है भाई, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती है। इसके अलावा देखो ये रेजिस्टेंस, ये भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है कि अगर मेरे को मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो इन तीनों रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट करें, तो पैरेलल में करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, लोवेस्ट चाहिए तो पैरेलल करो, हाईएस्ट चाहिए तो सीरीज करो, राइट। ये क्वेश्चन भी देखो करवा रखा आपको। अगर बोला है रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड की इतनी है और वाटर की डेंसिटी इतनी है, तो गोल्ड की डेंसिटी कितनी है, सेम देखो रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की इतनी है और वाटर की डेंसिटी इतनी है, तो बताओ डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगेन। आई फील कि अगर देखो साइंस का स्टूडेंट है उनके लिए तो क्या ही डिफिकल्ट है, अदरवाइज बच्चों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्योंकि देखो ग्राफ के बारे में तो पूछा ही पूछा है, अपने को बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो वहीं यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा था आपको, ठीक है। और आपको एंगल्स दे रखे हैं, एक 30 डिग्री दे रखा है, एक आपको 60 डिग्री दे रखा है।
तो आपको यहाँ पे टेन थीटा वगैरह लगा के वैल्यूज़ निकालने पड़ते हैं एसेलरेशन निकालने के लिए। एसेलरेशन लग जाता तो आप क्या निकाल सकते थे, 10 सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी निकाल सकते थे, फिर रेशियो निकलता, राइट। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था व्हाट आई फील, बट कंसेप्ट तो मैंने पढ़ाया था, बट अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई। ये अगेन पी वाई क्यू है भाई, कि आपका करंट कैरिंग सोलेनोइड होता है, उसके अंदर आपके अंदर की साइड क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। मैग्नेटिक करंट कैरिंग सोलेनोइड के आपके अंदर क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म फील्ड होता है इनसाइड। अगेन ये भी पढ़ा रखा आपको। अगर देखो आपकी ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आर है, तो बताइए आपका एसिलरेशन क्या होगा। तो एसिलरेशन मैंने पढ़ाया आपको, हमेशा क्या लगता है, देखो ये देखो लाइन भी बनाई थी मैंने, सेंटर की तरफ लगता है, राइट। एंड v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, और एसिलरेशन जो आपके लगता है सेंटर की तरफ, रेडियल एसिलरेशन जिसको बोलते हैं, वी स्क्वायर आर होता है। तो v की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाता है ना, क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर किया तो आर से आर कटा तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, आपको करेक्ट पूछा है। तो देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज कंजर्व्ड, और नॉन कंजर्वेटिव भी पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर आपके कंजर्व्ड नहीं रहती है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी भी मैंने पढ़ाया आपको, देखो एन यहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता है, मोल्स के लिए, और यही आपसे पूछा है, यहाँ पे म्यू लिख दिया इन्होंने और पूछा इसके किसके लिए स्टैंड करता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 60, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कंप्यूटर के मोस्टली क्वेश्चंस आपके वाइट वन शॉट मैंने करवाए वहाँ से सोल्व हो रहे थे। जैसे पूछा है असेंबलर, आपसे पूछा है ये वाला, देखिए असेंबली लेवल प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। ये अगेन पी वाई क्यू, ये सीडीज में आ चुका है। असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये निमोनिक कोड यूज़ करते हैं, ना कि मशीन कोड, और ये बोल रहे हैं मशीन लैंग्वेज कोड यूज़ करता है, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं ये, तो यही आपका क्या इनकरेक्ट है। ओके, बाकी ये भी पढ़ा रखे हैं, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है। पूछा है इनमें से बेस्ट कौन सा सूट है आपके किसके लिए भाई, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो क्या होता है भाई, ऑप्टिकल फाइबर है ना। ऑप्टिकल फाइबर अच्छा होता है आपके यूज्ड इन कम्युनिकेशन मीडिया वगैरह, डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा के लिए यही तो यूज़ करते हो आप। इसके अलावा देखो कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स किससे कर सकते हैं, मॉडेम से कर सकते हैं ना, कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। फिर देखो ये बाइनरी वाला भी मैंने करवा रखा आपको यूट्यूब के ऊपर, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको बोला इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताओ बाइनरी में, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना, दोनों को कन्वर्ट कर लिया फिर मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 12 को अगर अपन करें 2 से किया, 6 2 से किया, रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, 2 से किया 6, तो ये आपके जीरो रिमाइंडर आ रहा है। देखो 3 बार जा रहा है, जीरो रिमाइंडर आ रहा है। अगेन 2 से किया, 1 टाइम जा रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये आ गया 1000। ऐसे ही अपन टेन का निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए ही आएगा, ठीक है। हाउ मेनी टेक्स्ट अलाइनमेंट्स आर देयर इन द माइक्रोसॉफ्ट, ये मैंने बैच में पढ़ाया था आपको, वाईटी पे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इतना इन डिटेल आएगा। देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था वर्ड प्रोसेसिंग तो मैंने बताया था 4 टाइप के आपके होते हैं, है ना। तो 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ, ठीक है। तो ये भी मैंने पढ़ा रखा आपको, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट हो गई है ना, कब फॉर्मेशन हुआ इसका, 1946 के अराउंड हुआ था शायद। फिर आपका जो ये बिगिनिंग ऑफ आईएनए ट्रायल्स वगैरह, आईएनए ट्रायल्स कब बिगन हुए आपके, नवल म्यूटिनी है ना, नवल स्ट्राइक वगैरह ये कब हुए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है ना, नवल म्यूटिनी कब हुई और ये कब हुआ। तो अगेन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इसके बाद में देखो ये भी पढ़ाया है डिसेंट ऑफ द गंगा। अब डिसेंट ऑफ द गंगा ये किससे रिलेटेड है आपके, ये आपके मामलापुरम से रिलेटेड है। फिर देखो अमर नायका सिस्टम, अमर नायका सिस्टम भी अपन ने पढ़ रखा है ना। अमर नायका सिस्टम आपका पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर, मिलिट्री फ्यूडल सिस्टम है ये, राइट। तो ये चीज़ें भी पढ़ा रखी है आपको। इसके अलावा देखो कॉन्फिडरेंसी ऑफ तमिल स्टेट्स द सेकंड कौन सा रो कैडिट बताता है। अब देखो रो कैडिट 2 पढ़ा था, इसमें अपन ने पढ़ा था कि ये साउथ इंडिया के जो स्टेट्स वगैरह उनके बारे में बताता है ना। तो यहाँ पे आपके ये तमिलनाडु के बारे में यही बताएगा। फिर देखिए ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ठीक है। बट इसका एक स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ाया था, बट उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ मैथ्स की भी बात कर लेता हूँ। 69 क्वेश्चन देखो मैंने दिखाए हैं, उनमें से आप 2-3 मान के चलो कि जो मैंने ऑलरेडी मैंने बोल दिए, 3-4 है जो मैंने नहीं पढ़ा है। मैथ्स देखिए ऐसा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बट अगेन वो कंसेप्ट सारे मैंने पढ़ा रखे थे, अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो अच्छे से कर सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई ए आपके 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, उतने में बी 2 किलोमीटर भागता है, मतलब दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2, क्योंकि मैंने बोला है कि टाइम अगर सेम लग रहा है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो इसका बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका 2 मीटर पर सेकेंड है। अगर बोला ए 750 मीटर पीछे है, ए क्या है भाई बी से 750 मीटर पीछे है,
और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो बताओ ए रन टू क्रॉस बी इफ दे स्टार्ट एट सेम टाइम, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ए अगर बी को वो क्रॉस करता है तब तक। ऐसा देखो सीडीएस में इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, अपन ये वाला करते थे, जैसे याद करो एक्स और वाई है, यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, वाई पहले चला गया, फिर अपन बोलते थे कि पी यहाँ से बताओ वाई को कितने किलोमीटर पे मिलता है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ए यहाँ से बताओ कितने किलोमीटर पे मिलेगा, राइट। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, और रिलेटिव स्पीड मैंने पढ़ाया था। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, ये नंबर का है बस, ठीक है, नंबर नॉलेज का है, मैंने बैच में आपको नंबर का काफ़ी नॉलेज दिया है। अब इनमें डायरेक्ट नहीं आता, कंसेप्ट होते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका क्या है 7 है, और एक्स वाई इंटीजर्स है, इंटीजर्स मैंने बता रखे आपको, +-1 +-2 जीरो, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए, क्या यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देखो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, है ना, 4 और 3 हो सकते हैं ना, और -4 और -3 भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखो ये पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ पहले से तो अपना यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, दूसरे से देखते हैं, दूसरे से भी अपना देखो यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, दोनों यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ बोथ, तो भी देखो अपना यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना भाई, क्योंकि देखो 4 4 जा 16, 16 से आपके 9 जाएगा, तो 7 बचेगा, तो दोनों का अगर आप यूज़ कर लोगे ना तो भी यूनिक सॉल्यूशंस तो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि -4 -3 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, और इन्होंने बोला है कि यूनिकली एक ही सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है ना, तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। फिर देखो ये सिलेंडर वगैरह आप क्या कर रहे हो भाई, सिलेंडर की रेडियस वगैरह दे रखी है आपको, है ना, और लेंथ वगैरह दे रखी है, 22 स्क्वायर चैप्ट को सॉलिड्स में कन्वर्ट कर रहा है जिनका थिकनेस एल है, तो पूछा है कि बताइए आपकी लेंथ क्या होगी दीज स्क्वायर्स, तो अपन ने वॉल्यूम पढ़ा है भाई, अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है कि कभी भी कोई तो चीज़ को एक्सचेंज करे हो, जैसे क्यूब को क्यूबॉइड में करे हो तो इनका वॉल्यूम सेम रहता है, तो जितना इनिशियल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही इसका होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर, एच कितना है भाई, एल है, और इधर क्या आ जाएगा, अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है भाई, इफ एल इज द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, एल आपके साइड है, एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 22 आपके ऐसे क्या है भाई, स्क्वायर है, देन इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये थिकनेस के लिए ना, मेटेलिक सिलेंड्रिकल डिस्क, आपको बोला इफ एल सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, देन बताइए सेंटीमीटर में एल क्या होगा, ऑफ द सेम थिकनेस आर मेड, सेम थिकनेस के अपने क्या बनाए गए, स्क्वायर बनाए गए। अब देखो सेम थिकनेस के अगर स्क्वायर बनाए गए हैं, ओके, तो यहाँ पे दोनों की इन्होंने सेम थिकनेस बताई है, तो अपन इनकी भी थिकनेस एच मान लेते हैं, इसकी भी थिकनेस एच मान लेते हैं, है ना, और अपन ने पढ़ा एरिया इंटू एच क्या होगा भाई, वॉल्यूम होता है, तो अब इसको बस सोल्व करना है आपको, राइट, सोल्व करोगे तो आ जाएगा, इससे एच कट हो जाएगा, अब डिवाइड करके देख लो, तो ये सब चीज़ें भी देखो अपन ने कर रखी है, ओके। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन भी क्या था, नो चेंजर्स का इनमें से कौन सा आपका मेंबर नहीं है, नो चेंजर्स का मेंबर कौन नहीं है, तो ये भी अपन ने कर रखा है, नो चेंजर्स में सरदार पटेल आते थे आपके, वल्लभ भाई पटेल, है ना, इसके अलावा देखो आपके राजेंद्र प्रसाद आते थे, इसके अलावा सी राजा गोपालाचारी आते थे, बट विट्ठल भाई पटेल नहीं आते थे। अब ये क्वेश्चन देखो, 58 मेंबर है, 25 चाय पीते हैं, 23 कॉफ़ी पीते हैं, और 7 मेंबर आपके चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो रेशियो पूछा है वो नीदर, जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, है ना, विद दोज हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी बट नॉट बोथ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगेन ये CAPF का पी वाई क्यू, आपको बोला लाइटनिंग इवेंट हो रही है जो इतने बजे देखी गई, बट उसकी साउंड इतनी आती है। अब देखो दोनों में टाइम का गैप कितना है, टाइम का गैप है 6 सेकंड का, ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इतनी है, तो बताओ कितनी दूर पे आपके क्लाउड्स, ऐसा ऐसे क्वेश्चन है, देखो 10 सेकंड लगते हैं आपके यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ पे 6 सेकंड दे रखा है, अगर स्पीड इतनी है तो अपन ने ऐसा क्वेश्चन भी सोल्व कर रखा है। एक लार्ज पोर्ट है जिसमें 3 लीटर आपकी क्या है भाई, मिल्क एंड वाटर इस रेशियो में, और वाई में आपके 100 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर फॉर पॉट वाई आर टू बी पोर्ड इनटू एक्स टू गेट ए मिक्सचर इन द रेशियो, ऐसे भी क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, है ना। एक जार में 8 लीटर आपका मिक्सचर है, इसमें 25% वाटर रेस्ट मिल्क है, बी में 14 लीटर मिक्सचर है जिसमें आपका रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना है, दोनों को मिक्स किया तो बताइए कितना परसेंटेज आपका फाइनल मिक्सचर में होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस देखो कर रखे हैं अपन ने बैच में कि एक्स मेक ए पेमेंट ऑफ 56 रुपीज़, ही हैज़ 20 रुपीज़ टू कॉइन्स एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो बताओ कितने डिफरेंट वे से वो पेमेंट कर सकता है। तो अब देखो टू मान लो 2 रुपीज़ के कॉइन एक्स है और 5 रुपीज़ के कॉइन वाइन है, तो टोटल देखो 56 के बराबर होंगे। अब ऐसी इक्वेशन को देखो मैंने शॉर्टकट से आंसर निकालना सिखाया आपको, कैसे आप जल्दी जल्दी आंसर्स निकाल सकते हो,
कितने मतलब कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी सा था भाई, है ना, ये तो एकदम इजी सा है। नंबरिंग सिखाया मैंने, 1 QR T 20 B 2 Q 17 UV 21, है ना। T 20 A 1 R आपका 18 होगा। अब देखो 1 से क्या हुआ है, 2 हुआ है, तो 20 से क्या होगा, 21 होगा, U आएगा। अब देखो 18 से क्या हुआ है, 17 हुआ है, तो 18 से 1 से आपका एक पीछे जाएगा तो Z आएगा, तो QZ तो देखो इसमें आ रहा है। और फिर देखो आपके 20 से क्या हुआ है, 21 हुआ है, तो 18 से 19 होगा तो क्या आएगा, S आएगा। तो ऐसे भी अपन ने रीजनिंग में क्वेश्चन किए थे वन शॉट में। शॉप कीपर देखो इतने परसेंट का डिस्काउंट देता है, बट फिर भी 20% का आपका प्रॉफिट चाहता है, तो बताओ कितना परसेंटेज उसका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क्स प्राइस है। सेम देखो ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको लेट करके भी मैंने सिखाया कैसे क्वेश्चन को आप जल्दी सोल्व कर सकते हो, तो लेट करके बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। एक शॉप कीपर मार्क करता है प्राइस ऑन 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 एन आर्टिकल सो दैट ही गेट्स 50% प्रॉफिट। मान लो 100 रुपये का आर्टिकल है, उसको वो 150 में बेच रहा है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 2 महीने बाद में सेल ऑफ द आर्टिकल रिड्यूस होगी, तो उसने डिसाइड किया था सेम आर्टिकल विद ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 120 पे बेचता हूँ। तो बताओ उसने डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट देखो 30 का दे रहा है, ओवर 150 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। ये 5 टाइम कट रहा है, 5 से देखो 20 टाइम कट रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये भी अपन कर चुके हैं भाई। स्मॉलर एंगल ऑफ मेड बाई आर एंड द मिनट हैंड इज नोटेड एट दिस। अब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया है। पूछा सेम एंगल किसके बीच में होगा, तो आपको देखना पड़ेगा इन सभी के अंदर, है ना, किसके अंदर सेम एंगल होगा आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये भी आपके PYQ एक देखो रेक्टेंगुलर वॉल है, जिसमें आपके 5 रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है। इफ 3 डिफरेंट कलर टू पेंट द वॉल एंड नो 2 एडजेसेंट पार्ट्स आर टू बी पेंटेड विद द सेम कलर, तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना, कितने वेज में कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया। रेक्टेंगुलर वॉल को इसमें 4 में डिवाइड किया था मैंने, आपको YTP भी करवाया। ये क्वेश्चन CAPF का PYQ है, ठीक है। बोला है कि इफ इंक्लूडिंग ग्रीन देर आर 3 कलर्स अवेलेबल एंड ईच कलर्ड यूजिंग एनी वन ऑफ दीज 3 कलर सच दैट 2 एडजेसेंट कलर आपके क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, तो PYQ अगेन। ये भी देखो अगेन आपके कॉम्बिनेशन से पूछा है भाई, है ना। द फर्स्ट कॉलम हैज़ 4 स्टेटमेंट और दूसरे वाले में 5 स्टेटमेंट में। अब इनको मैं मैच कितने तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वैसा ही है जैसे अपन सीटिंग वाला करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, ये CDS का PYQ जैसे ही पूछा आपसे, ठीक है। ए अल्फा आपको अल्फा और बीटा बताया है, गामा अल्फा माइनस बीटा है। ऐसा ही देखो यहाँ पे XYZ और ZYX है, इन दोनों का डिफरेंस डी दे रखा है, यहाँ पे भी तो डिफरेंस ही दे रखा है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालेंगे, देखो ये क्या आता है आपको, आपको बताया 99X माइनस 99Z आता है, मतलब 99X माइनस Z आता है। ये आता है क्या आपका गामा। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन से ट्रू है। 2 डज नॉट डिवाइड वाई, क्या 2 आपके इसको गामा को डिवाइड नहीं करेगा, देखो कर सकता है ना। अगर XYZ आपको बोला है 1 से 9 के बीच में, या 1 और 9 भी ले सकते हो, कोई सा भी नंबर ले सकते हो आप, और X बड़ा होना चाहिए Z से, ठीक है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे ले लूँ, ये 5 ले लूँ और ये 3 ले लूँ, तो देखो 2 से डिवाइड होगा ना, ये कन्फर्म, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते थे, सारे स्टेटमेंट चेक कर सकते थे। जैसे 3 से तो देखो 99 ही आपका डिवाइड हो रहा है, ओके, तो पहला गलत हो गया जैसे। तो टोटल देखो मैंने अभी तक आपको कितने दिखाए, 84 क्वेश्चंस दिखाए। अब 84 तो देखो टोटल मेरे पढ़ाई से नहीं आए हैं, है ना, बट आप ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 77 प्लस मेरे पढ़ाई से आए हैं, जो एकदम एग्जैक्ट थे। जिसमें से करंट अफेयर्स के तो मैंने 15 से 17 क्वेश्चंस दिखाए हैं आपको डायरेक्ट। और अच्छा, अगर मैं सारे अगर क्वेश्चंस अगर मार करूँ उसके, जैसे जैसे अन्ना चक्र आया था आपके, है ना, अब उसमें जो स्टेटमेंट्स थे वैसा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। तो जैसे और भी क्वेश्चंस थे आपके, एक इलेक्ट्रिसिटी का था, वो रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, तो उनको भी अगर इंक्लूड कर ले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट वर्ड एसोसिएशन के हिसाब से नहीं बताए, जो मैंने एग्जैक्ट बताए मैंने वही क्वेश्चंस दिखाए। ना देखो यार, मैं हर एग्जाम को ट्रैक करता हूँ, देखता हूँ कि कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, कितने कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है, उसके हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ और चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द कंटेंट, एंड उसको फॉलो करो यार। आप चाहे मेरे बैच में हो, चाहे आप यूट्यूब स्टूडेंट हो, जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको एकदम होलिस्टिकली आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ना CDS के लिए देखो यार क्या लेसन है। CDS के लिए देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा। वोट आई फील कि साइंस इस बार मेरे को लग रहा है टफ आ सकता है, कुड बी टफ, ठीक है ना। और CAPF के क्वेश्चन ये सारे जरूर सोल्व कर लेना, पेपर पूरा सोल्व कर लेना, सोल्व इट, ओके। दूसरा, वोट आई फील करंट अफेयर्स का वेटेज हाई रह सकता है, ओके।
हिस्ट्री आपका स्लाइटली क्या रह सकता है, कम रह सकता है इस बार। हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम रह सकता है और करंट अफेयर्स का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में तो वही यार, मुझे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगते हैं, और तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल टर्म्स वगैरह आपसे पूछी जाएगी अगेन, जो अपन मैक्रो में पढ़ते हैं उसका कम ही चांस है, बट आ सकता है, बट कम ही चांस है, ठीक है ना। बट मेन फैक्टर देखो ये है, क्योंकि देखो बच्चे मोस्टली यही प्रिपेयर करते हैं सीडीएस के अंदर पेपर निकालने के लिए, एंड वोट आई फील कि यार टफ आ सकता है, क्योंकि एनडी में ऑलरेडी एक बार आ चुका है, अब एनडी में तो नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट टारगेट आपका सीडीएस ही है भाई, आ सकता है इस बार। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। हालांकि मुझे लगता है कि यार इस साइकिल में जनरली वो नहीं देते हैं, कम चांस है, लेस चांस है उस हिसाब से तो। बट जिस हिसाब से सीएपीएफ आया तो आ सकता है। बट अगेन थोड़ा मिक्स ही मेरा इसमें क्या है आपका, अभी प्रडिक्शन है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बिकॉज सेकेंड साइकिल में नहीं आता है जनरली। फर्स्ट में देखो, अगर सेकेंड में नहीं आया ना टफ, तो फर्स्ट में कंफर्म आएगा। तो अभी के लिए मैं आपको स्टेप स्टेप ये बताऊंगा कि भाई आप साइंस के अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करके जाओ, एकदम ऐसे हवा में उड़ के मत जाओ। दूसरी एक और लेसन देना चाहूंगा, आप एक चीज़ देख रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। अब आपने एक भी देखा डायरेक्ट क्वेश्चन है? नहीं है, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया भाई, चाहे ज्योग्राफी हो कुछ भी हो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वन वर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया नहीं। इवन करंट अफेयर स्टेटमेंट आ रही है, एक भी आपने करंट अफेयर देखी जो डायरेक्ट आई है? एक आई थी सिर्फ, जो आपके किसी की डेथ हुई थी, पर्सनैलिटी थी, उससे रिलेटेड आया था। उसके अलावा कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स का वेटेज हाई रह सकता है इसके ऊपर। बाकी करंट अफेयर्स में कुछ स्पेशल नहीं करना है, जितना मैंने पढ़ाया है वही कर लो आप, इनफ है, ठीक है ना। ओके, बाकी कंटेंट फॉलो करते रहो। अभी नेक्स्ट सीडीएस की देखो, आपकी लास्ट 50 डेज की स्ट्रेटेजी भी आने वाली है। ओके, बाकी जो भाई सीएपीएफ के प्रिपेयर करते हैं, तो मैं देखो कोई स्पेसिफिक बैच तो नहीं लेके आता हूँ, ठीक है। ये कोई बैच प्रमोशन के लिए मैंने नहीं दिखाया है, ये सीडीएस वालों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, ठीक है, कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है कि नहीं है, वो कितना रिलेवेंट है कि नहीं है। बाकी सीएपीएफ के पेपर वन के लिए मैं बैच जरूर रखता हूँ, तो आप नेक्स्ट सीडीएस वाले में ज्वाइन कर सकते हैं, उसी के साथ में रखता हूँ मैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक बैच होगा तो इस बार मैं इन्फॉर्म जरूर करूँगा। आप लोग जरूर बताना कमेंट के अंदर इफ़ यू वांट, तो आई विल सी कि क्या सीएपीएफ का एक कंबाइंड बैच भी लॉन्च किया जा सकता है। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।